हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं आपके साथ, और वो मुद्दा है एक संजीव सान्याल है। संजीव सान्याल है, ये प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके सदस्य भी हैं। ये एक पॉडकास्ट में आए हुए थे और इन्होंने वहां पर जो बयान दिया है मैं उसका थोड़ा सा आपको सुनवाऊंगा एक बाइट। और ये जो न्यूज है, इस तरीका की जो न्यूज फिर छपने लगी, और उन्होंने जो बोला है मैं बता नहीं रहा, मैं आपको सुनवाऊंगा। यूपीएससी ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, संजीव सान्याल ऑन डिग्री बेस्ड एजुकेशन विद दैट एडवेंट ऑफ एआई। उन्होंने बोला कि अब एआई के युग में एक तरीका से जो यूपीएससी है या ये परीक्षा की तैयारी करना वेस्ट ऑफ टाइम है। ये एक बार और भी बोल चुके हैं, लेकिन ये 2 दिन पहले की खबर है। आप देखेंगे यहाँ पे एनडीटीवी के द्वारा इसे कवर किया गया है। देखना, यूपीएससी कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। और देखिए हिंदुस्तान टाइम, वक्त की बर्बादी है यूपीएससी, पीएम मोदी के सलाहकार के बयान ने छेड़ी नई बहस और ये तर्क। यूपीएससी इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल क्वेश्चंस ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल्स। और देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया, यूपीएससी इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल, एरा ऑफ एआई। यूपीएससी नो लॉन्गर रिलेवेंट से संजीव सान्याल, एआई एरा वेकअप कॉल। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये न्यूज पे आपने सुन लिया। ये उन्होंने बोला है कि भाई आज के जब एआई का युग है उसमें ये सारी की सारी बातें, यानी कि ये यूपीएससी है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। और हमें जो है इसको निकल करके, और ये जो अभी तक हम डिग्री बेस्ड जो एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है, इससे हमें बाहर निकल करके एक नए उस पर सोचना चाहिए। आइए थोड़ा सा बाइट में आपको सुनाता हूं उन्होंने वास्तव में कहा क्या है। अगर You can expect to skill development in this country. Yes. This is a big thing. BA करना है, MA करना है, PhD करना है. This is the middle class India has grown up with. Not just middle class India, this has been true for the 20th century. By the way, till the 20th century, people going to university as a routine basis was a very rare thing. It was an elite activity. In fact, it was not even a signal of education, but of wealth to go to university. So, what happens in the 20th century is that there's massification of university education. This is a 20th century phenomenon. तो ये वीडियो है 9 मिनट 39 सेकंड की। आप पूरी वीडियो जाकर के ट्विटर पे देख सकते हैं। और इसी पॉडकास्ट में वो आए हुए थे, और शमिता प्रकाश का जो एएनआई शायद उसका ही ये पॉडकास्ट था, उसमें आए हुए थे। और इन्होंने जो है इस पूरे पॉडकास्ट में ये बोला है जो मैंने आपको सुनाया है। अब मैं आपको इसका जो विश्लेषण है वो एक एस्पायरेंट की तरह या फिर एक अवेयर नागरिक की तरह मैं आपको बताने वाला हूं कि वास्तव में जो सरकार है वो अपने चश्मे से इसे देख रही है, लेकिन इनको थोड़ा सा दूसरी तरीका से भी सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरी यूपीएससी के इसे देखेंगे, आप जितना इसमें खामियां हैं वो तो हैं, इसे सुधारने की आवश्यकता है। ना कि ऐसा नहीं है कि अगर मेरे हाथ में दर्द है तो मैं हाथ को काट करके फेंक दूं। नहीं, हाथ में दर्द है तो इसका इलाज होना चाहिए। यूपीएससी जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ये है, मेरा मानना है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके अंदर जो सुधार हो सकते हैं वो सुधार कीजिए। अगर आपको एज कम करना है तो आप एज कम कीजिए। अगर आपको चाहिए कि नहीं, हमको ऐसे लोग चाहिए कि जो स्पेसिफिक वर्क है हमने डिजाइन किए हुए हैं सरकार के अंदर, उन्हीं स्पेसिफिक वर्क के लिए या उस कार्य के लिए हमको टैलेंट, इस तरीका का जो टैलेंट ऑफ पूल है या पूल ऑफ टैलेंट जो है वो हमें चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि नहीं यूपीएससी वेस्ट ऑफ टाइम है, या उसमें जो लोग हैं एज जो है वो शायद 37 तक लेकर के जा रहे हैं, तो वो 11 साल का जो डिफरेंस है, क्योंकि पहले तो 26 जो अपर जो थी वो 26 ईयर थी, है ना, 26, लेकिन बाद में उसको बढ़ाते गए। क्यों? क्योंकि जो एससी एसटी ओबीसी जब नई नई, ये ओबीसी तो बाद में जोड़ा है ना 1990 में, तो ये उसमें उतने बच्चे आ ही नहीं रहे थे उस वर्ग के, इसलिए उन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया था। तो ये बात समझ में आएगी कि हाँ भाई आज जो है एजुकेशन का जो स्तर बढ़ गया। मैं आपको डेटा इसमें भी दिखाऊंगा कि किस तरीका के जो डेटा हमारे पास है इस बात को प्रूव करने के लिए कि हाँ जो एज है वो आप कम करें। लेकिन हमको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इससे ये गलत हो जाएगा। अब सरकार जो है, क्योंकि भाई उनके एडवाइजरी काउंसिल में है, तो एक संकेत ये भी जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी आयोग को ही स्क्रैप कर दिया जाए। और एआई का जो इन्होंने बात कही कि एआई के युग में ये सब जरूरी नहीं है, तो एआई जो है रिप्लेस नहीं कर सकती ह्यूमन को, वो भी मैं आपको आगे अभी इसमें दिखाऊंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी मुद्दे पर, और हम यही कहेंगे कि यूपीएससी में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। आप किस तरीका के लोग चाहते हैं, आप किस तरीका का सिलेबस डिजाइन चाहते हैं, वो सब कीजिए, लेकिन यूपीएससी आयोग जो है उसको वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो देश के इंस्टीट्यूशन है। और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो इंस्टीट्यूशन से बनती है। याद रखना, डेमोक्रेसी अपने आप में ऐसी कोई हवा नहीं है, डेमोक्रेसी जो है वो इंस्टीट्यूशन का ही समअप है। तो इंस्टीट्यूशन जो होने चाहिए, अगर आप इंस्टीट्यूशन को खत्म करेंगे तो फिर आप डेमोक्रेसी की बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप बात ही रह जाएंगे, उससे कुछ जमीनी स्तर पर नहीं होगा। देखिए समस्या यूपीएससी प्रणाली में जो भी गलतियां हैं, है ना, जैसे उन्होंने बताई है, पूरी आप सुन लेना, क्योंकि पूरा वीडियो जो है मैं सुना नहीं सकता। मैंने आपको दिखाया है कहां पे है, ये आप जाकर ट्विटर पे देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी है। सिविल सेवा एक बीमारी है, देखना।
उन्होंने क्या है, सिविल सेवा एक बीमारी है। युवा अपने जीवन की जो कीमती जो वर्ष है वो इसमें बर्बाद कर रहे हैं। अब युवा तो बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। अगर युवाओं की चिंता है तो युवाओं के लिए तो फिर आप और कुछ कीजिए। अगर आपको इतनी चिंता है कि युवा बर्बाद कर रहे हैं अपनी लाइफ को, तो भाई आप युवाओं के लिए क्या क्या कर रहे हैं उनकी भी एक लिस्ट दे दी होती। लेकिन चलो, उम्र और प्रयासों की अत्यधिक छूट। देखना, मैंने जैसे आपको बताया था कि पहले इसको जो है 26 वर्ष थी, लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके 36-37 साल कर दिया गया। आरक्षित श्रेणियों में 36 से 37 साल जो है ये है, जिसमें 13 साल जो है वो लगभग कह रहे हैं कि बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसे आगे पूरा इसमें क्या है। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, पूरा इसे विस्तार से बताएंगे। एआई के युग में पुरानी व्यवस्था। अब देखो, ये अगर ये सोच रहे हो कि नहीं एआई जो है ह्यूमन को रिप्लेस कर देगी, तो ये भी गलत है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसमें कि ये गलत क्यों है। परीक्षा प्रणाली आज की तकनीकी जरूरतें जैसे एआई विशेषज्ञता, आप ये जरूर कह सकते हो कि भाई ऐसे लोग भर्ती होकर क्या है जो इसमें क्या हो, जो अभी कुछ आपको पीछे बता रहा था कि अगर आपको स्पेसिफिक वर्क के लिए टैलेंट चाहिए तो फिर आप उनकी भर्ती कीजिए, लेकिन यूपीएससी को खत्म मत कीजिए। आइए, क्या सुधार होने चाहिए? सुधार क्या होने चाहिए? सभी के लिए अधिकतम 3 प्रयास, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, कि भाई 3 प्रयास से ज्यादा ना हो। चलते हैं, किसी श्रेणी के उम्मीदवारों को 3 से ज्यादा मौके नहीं मिले चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर हम इसको श्रेणी से हट करके, मैं हमेशा से एक बात मानता रहा हूं कि आप जो है ना, ठीक है ये रिजर्वेशन है, ये वो सब चलता है, लेकिन मेरा मानना जो होना चाहिए कि अगर आप परीक्षा की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण स्तर को भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी अधिकांश पॉपुलेशन गांवों में रहती है। वहां के अगर आप ये सब करते हैं ना, ठीक आप कर लीजिए, 3 कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप सिर्फ अभी शहरों को देख रहे हैं, आपने गांवों की हालत देखी ही नहीं है अभी भी। तो गांवों के जो बच्चे हैं ना वो पीछे ना छूट जाए, बस मेरा कंसर्न जो एक तो इसे लेकर के है, और दूसरा ये है कि जितने भी एस्पायरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, जो इस एग्जाम को देने वाले हैं, उनके साथ कुछ भी गलत ना हो, क्योंकि आप इनके 11 साल की या 13 साल की चिंता तो नहीं कर रहे। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो व्यवस्था है, अपनी जो आपके फंड है, या फिर जो ब्यूरोक्रेसी एक सरकार के लिए टसल क्रिएट करती है, हो सकता है उससे बचने के लिए कुछ भी हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जो है स्टूडेंट के भविष्य को लेकर के तो इतने चिंतित हो नहीं सकते एक सलाहकार। पहले सरकार में सुधार हो। मैंने क्या बताया, भी सरकार अपना ये बताए कि हमें किस तरीका के विशेषज्ञों की आवश्यकता है, हमें कौन कौन से एरिया के लिए किस तरीका के लोगों को भर्ती करना है यूपीएससी के द्वारा। क्योंकि यूपीएससी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की भर्ती करती हो, क्योंकि ये यूपीएससी जो आयोग है ये बहुत सारे वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, अलग अलग इंजीनियर्स, इनके लिए भी जो एग्जाम है कंडक्ट करती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ हमें तो इस तरीका के ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, नहीं, बड़ा है थोड़ा, जो स्फीयर है वो थोड़ा बड़ा है। संस्था को खत्म करना समाधान नहीं, ये मैंने हमेशा से माना कि संस्था खत्म नहीं होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को और मजबूत किया जाए, और जो अब इनके अंदर जो खामियां हैं, जो कमी है, उनको सही किया जाए। मैं ऐसा मानता हूं। और आप क्या मानते हैं? आप जरूर नीचे लिखिए, कमेंट कीजिए कि आप क्या मानते हैं इसमें। यूपीएससी सुधार या समाप्ति। संजीव सान्याल की जो दलीलें हैं और जो विश्लेषण है उन पर मैं एक दृष्टि डालूंगा, और जो मैंने आपको बताया है क्या क्या उन्होंने कहा है। बहस का केंद्र बन गया है, अब यूपीएससी को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल जो है उन्होंने प्रश्न उठाया है कि भाई यूपीएससी जो है, मतलब पूरा आयोग ही जो अब कह रहे हैं आज के इरा में क्या हो गया है, इररिलेवेंट हो गया है। एक त्रुटिपूर्ण तर्क है। मैं मानता हूं, जो मैंने अभी आपको हाथ का एग्जांपल दिया कि भाई हाथ में दर्द है तो क्या हाथ को काट दे, सिर में दर्द है तो क्या सिर को काट दे, नहीं भाई इलाज कराओ। क्या किसी संस्था की समस्या को हल करने के लिए क्या उसको खत्म कर देना एक सही विकल्प है? मेरा मानना तो नहीं है। आप इसमें सुधार कर सकते हैं, और मेरा मानना अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये एक अव्यावहारिक और अतिवादी जो है कदम हो सकता है। और मैं ये भी मानता हूं कि अगर यूपीएससी को इन्होंने खत्म किया तो ये एक डिजास्टर्स कदम हो सकता है। मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानता हूं। आप क्या मानते हैं? आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। यूपीएससी कोई साधारण निकाय नहीं है, ये एक संवैधानिक स्तंभ है, ये तो आपको पता है। यूपीएससी की स्थापना भारतीय संविधान के भाग 14 के जो 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के प्रावधानों के अनुसार एक संवैधानिक बॉडी है। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जिसे समाप्त करना भारत के प्रशासनिक ढांचे की जो नींव है उसको हिला देना जैसा हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। हिस्टोरिकल नोट वही है कि 1926 में इसको जब स्थापित किया गया था तो इसका नाम पब्लिक सर्विस कमीशन था, लेकिन 1950 में इसके बाद इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना गया। और एक सार्वभौमिक आवश्यकता क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं। नौकरशाही प्रणाली में मौजूद एक छोटा दुकान, जो छोटे होते हैं, छोटे दुकानदार से लेकर के अमेरिका और फ्रांस और यूके जैसे देशों में बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, हर जगह एक प्रशासनिक ढांचा होता है, और ये जो यूपीएससी जैसी संस्था है वो हमें एक प्रशासनिक ढांचा उपलब्ध कराती है, उसके लिए जो है नौकरशाह प्रोवाइड कराती है। तो अगर आप इसे खत्म करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए डिजास्टर्स होने वाला है। यूपीएससी का दायरा सिविल सेवा से कहीं ज्यादा बड़ा है। यूपीएससी का जो दायरा है वो सिविल सेवा से कैसे ज्यादा बड़ा है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। इसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं वैज्ञानिकों के एग्जाम, डॉक्टरों के एग्जाम, इंजीनियर्स के एग्जाम और सिविल सेवकों के एग्जाम। आप समझिए, एक संस्था इतने एग्जाम कंडक्ट कर रही है तो आप उसको स्क्रैप तो नहीं कर पाएंगे, और नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास उससे बेहतर विकल्प ना हो। सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं में से सिर्फ एक ऐसी संस्था है विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की भर्ती के लिए जानी जाती है, जिसके अंदर जो मैंने आपको बताया वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक संस्थाओं के लिए डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का जो नियुक्ति है, डॉक्टर के लिए चिकित्सा और सर्विस इंजीनियरिंग, जो कि इंजीनियरिंग सेवा ईसीएस शायद उसे बोलते हैं, उसके लिए। समस्या पूरी संस्था में नहीं है,
समझ गए आप? संस्था खराब नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट परीक्षा से जुड़े सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं, उनको आपको सही करने की आवश्यकता है। समस्या यूपीएससी संस्था में नहीं है, बल्कि सिविल सेवाओं के प्रति हमारे समाज के जुनून और आकर्षण में है। समझ गए आप? तो यह एक बीमारी बन गया है, ऐसा मानते हैं। अब ये बात देखना आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी आप देखेंगे कि आज जो सिविल सेवा है उसे लेकर के एक जुनून तो है। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसे पता होने के बावजूद भी कि भाई सिलेक्शन मे भी ना हो, लेकिन फिर भी वो 1 से 2 साल तो अपनी लगा ही देता है कि अगर हो गया तो कॉस्ट बेनिफिट जो है उसका रेशियो बहुत अच्छा है। इसीलिए क्या होता है कि ना होने पर भी पायनो प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स के बाद ऐसा लगता है कि नहीं मेरा मेंस हो जाएगा, मेंस अगर दूसरी बार में मेंस हो गया, प्रीलिम्स हो गया आपका, फिर लगता है कि नहीं हो सकता है इंटरव्यू मेरा हो जाए। तो इसकी वजह से 5-6 साल कब निकल जाती है कुछ पता चलता नहीं है। ऐसी जो अवधारणा है, एक तो सोशल मीडिया के आने से अवधारणा और स्ट्रांग हुई है। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी में से उतरता हुआ, एंट्री लेता हुआ, ये सब जो दिखाया जाता है ना यूट्यूब पे, उससे एक मोटिवेशन जो मिलता है बच्चे को, उसे लेकर के जुनून पैदा हो जाता है। वो अपनी 8-8 7-7 साल जो है वो लगा देते हैं। तो एक मेरा मानना यह है कि अगर आपको इस समस्या को खत्म करना है, तो मेरा पहले से मेरी एक सोच थी कि आप ये कर सकते हैं कि एक काउंसलिंग टाइप का होना चाहिए। जैसे कोचिंग संस्थान होते हैं ना, इस तरीका से जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, सर्टिफिकेट जिनके पास होते हैं, ऐसे विशेषज्ञों के द्वारा कोचिंग संस्थानों के स्थानों पर ऐसे केंद्र खोले जाने चाहिए जो बच्चे का क्या करें, उसका साइकोलॉजिकल एक इवोल्यूशन या उसका थोड़ा सा ये देखें, मूल्यांकन करें कि ये जो बच्चा है उसका नॉलेज, उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट या उसका जो सोचने का जो तरीका है, क्या वास्तव में उसके अंदर वो पोटेंशियल है। मतलब टोटल ओवरऑल देखें तो पोटेंशियल ये देखें कि वास्तव में सिविल सेवा को क्रॉस कर सकता है, एग्जाम को क्रॉस कर सकता है नहीं। तो मेरा मानना है अगर ऐसा हो जाए तो वो कोचिंग से ज्यादा बेहतर होगा और एक गाइडेंस उसी संस्था के द्वारा प्रोवाइड किया जाए कि भाई आप अगर आपके अंदर ये है, उनमें से ही लोगों को देखो, कोई तैयारी करे ना करे वो उसका बेटर है, लेकिन मेरा मानना है कि कैसी व्यवस्था बनाई जाए कि लोगों को ये बताने के लिए कि भाई अच्छा ये कोचिंग वाले तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये बताने में कि नहीं आपका नहीं होगा तो पैसे का 2-3 लाख रुपए का खर्च, उसका जो 2-3 लाख रुपए तो ले जाएगा बच्चा, आएगा नहीं फिर उसको कोचिंग में, तो उसे इसमें घाटा है। ये तभी हो सकता है जब इसको एक संस्थागत रूप से चलाया जाए और सरकार अपने स्तर पर अगर चाहती है कि 12-13 साल खराब हो रहे हैं तो कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन या तो यूपीएससी की साइड से चलाया जाए कि ताकि जो 12-13 साल है इनको यूटिलाइज करके उस बच्चे का स्किल्स देख करके उनको बताया जाए कि ठीक है आप ये नहीं कर पाओगे, क्यों? आपका स्किल सेट ऐसे नहीं है या आपका जो वो टोटल ओरा जो है ऐसा नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये मेरा मानना है 12-13 साल बचाने का ऐसा हो सकता है। लेकिन सिर्फ ये कि नहीं बच्चों की चिंता है और यूपीएससी स्क्रैप कर दिया, ये मूर्खता है और सिर्फ आत्मकेंद्रितता का एक उदाहरण है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय त्रासदी, हर प्रतिभाशाली युवा आईएएस आईपीएस बनना चाहता है। मैंने जैसा आपको बताया ये यूट्यूब वगैरह के आने से, जो सोशल मीडिया के आने से ज्यादा हो गया है। उसमें वही है कि गांव में जाता हुआ, एंट्री लेता हुआ, गाड़ी से उतरता हुआ, सिगरेट पीता हुआ, ऐसी बातें जो उसमें दिखाई जाती हैं और उससे जो है और ज्यादा बच्चे के अंदर आता है कि भाई मुझे भी करना है, मुझे भी होकर दिखाना, और उसमें साल पर साल खराब होते हैं। 21 वर्ष से लेकर के कह रहे हैं कि 34 वर्ष तक वो पहुंच जाता है इसी आशा में कि अब की बार हो जाएगा, अब की बार मेंस हो जाएगा, अब की बार इंटरव्यू हो जाएगा, और टोटल जब वो बाहर निकलता है तो वो उसकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि फिर उसके करने के लिए जो स्कोप है बहुत कम बचता है, और फिर वही है बस अपना कोचिंग इंडस्ट्री है, यही सारा कुछ कर सकता है। 1980 के दशक में क्या था ये देखिए और आज क्या है। 1980 के दशक में इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो पसंद था, लोग ज्यादातर क्या करते थे, या तो इंजीनियर बनते थे या मेडिकल। अधिकतम आयु क्या थी यूपीएससी में? 26 वर्ष। अवसर कितने थे? 3 सीमित थे। ठीक है, दृष्टिकोण क्या था? शीर्ष छात्रों के लिए एक बेहतरीन नौकरी का विकल्प। और एक यहाँ पे जो लिखा नहीं है वो ये है, एग्जाम जो था वो शायद इंग्लिश में ही कंडक्ट कर सकते थे 1984 तक, जहां तक मुझे पक्का याद है। 1984 तक जो सिविल सर्विस का एग्जाम है वो कंपलसरी इंग्लिश में होता था, और ये जो सारी की सारी बातें थी ये थी। लेकिन वही है कि आज अगर ऐसा करते हैं तो वो भी फिर गलत हो जाएगा। अब क्या है, आज का युग क्या है, पहली पसंद बन गई है सिविल सर्विस। क्यों? वही इंटरनेट वगैरह के कारण भाई सब जब देखते हैं कि यार इसमें तो फेम भी है, ये भी है, पद भी है, रुतबा भी है, और एक जो बात कोई नहीं कहता वो है कि करप्शन का भी काफी अच्छा अवसर है। ठीक है, अधिकतम आयु जो है 32 से ज्यादा ही है भाई। आप देखोगे जो जनरल के हैं उनके लिए 32 अच्छे अटेम्प्ट है। अब ऊपर जो है 5-6 ओबीसी के लिए तो शायद मुझे लग रहा है 35 तक है ना। और अवसर जो है वो एसटी एसटी के लिए तो 37 वर्ष की आयु तक जो असीमित अवसर है, यानी कि 37 वर्ष तक का भी दोनों में देखो। जो जनरल है उसके लिए 32 है, बस 32 लास्ट है, लेकिन अटेम्प्ट कितने हैं? 6 हैं। लेकिन जो एससी एसटी उसके लिए कितना है? 37 है, लेकिन अटेम्प्ट कितने हैं? असीमित। यानी कि अगर 21 से 37 तक आप देखो तो कितनी बार ये जितनी वर्ष है उनमें आप दे सकते हैं एग्जाम। एकमात्र सफल कैरियर माना जाता है कि अगर आपने यूपीएससी क्लियर किया है तभी आपको सफल माना जाएगा। तो ये जो दृष्टिकोण है समाज का भी और हमारा जो सोसाइटी फिर उसका निर्माण ही वैसा हुआ है। अब देखिए सुधार का नुस्खा क्या है। भाग 1, तत्काल और प्रभावी उपाय। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला प्रभाव सुधार परीक्षा की शर्तों में किया जाना चाहिए। ठीक है, कि भाई धीरे धीरे से आप क्या करो, ये कर सकते हो कि भाई अवसर जो है उनकी संख्या घटा सकते हो। आयु जो है उनका मैं मानना यह है कि आयु का जो रिलैक्सेशन है पूर्ण से समाप्त करें, लेकिन इसके पहले जो
सोचना है वो ये है कि कहीं ग्रामीण जो बच्चे हैं, अगर आपके पास पूरा डेटा नहीं है कि कितने बच्चे गांवों से शामिल होते हैं, कितना उनका परसेंटेज है जो सक्सेस का रेशो, और किस अटेम्प्ट में वो पास होते हैं। देखो, एक तो टोटल ओवरऑल तो मिल जाएगा आपको जो यूपीएससी की जो ईयर रिपोर्ट जो आती है 1 साल की, उसमें कि भाई कितने बच्चे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से, लेकिन मेरा मानना यह कि उनमें ये देखना चाहिए कि गांव से कितने बच्चे आते हैं, उनका सक्सेस रेशो क्या है और किस अटेम्प्ट में कितना सक्सेस रेशो है। हो सकता है कि 4 अटेम्प्ट में या 5वें अटेम्प्ट में गांव के बच्चे ज्यादा सफल होते हो, मे बी, मुझे डाटा नहीं है मेरे पास में, लेकिन 4 से 5वें अटेम्प्ट में, और जो बच्चे जो शहरी इलाकों से आते हैं वो दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में सफल होते हो, ज्यादा मतलब मैक्सिमम जो सफलता है वो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में मिलती हो। तो मेरा मानना है कि एक इस तरीका का जो डेटा होना चाहिए कि गांवों के बच्चे पीछे ना छूट जाए, मेरा कंसर्न ये है। क्लियर है? तो ये हो गया। आयु में छूट जो है वो अप्रासंगिक क्यों है, अब वो बता रहे हैं। अप्रासंगिक वही है कि पहले जो एससी एसटी ओबीसी या जो आरक्षित वर्ग जो थे उनके अंदर टैलेंटेड जो बच्चे थे उनका जो पूल है वो इतना था ही नहीं, मतलब इतने सारे बच्चे थे ही नहीं, सीट खाली रह जाती थी। लेकिन अब एक अध्ययन जो है वो आईआईएम उदयपुर का एक शोध है जिसमें बताया गया कि ओबीसी एससी एसटी से जो आने वाले जो छात्र जो एग्जाम में बैठते हैं उनकी संख्या 60% है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि आज हमारे पास में उस आरक्षित वर्ग से इतने बच्चे हैं कि अब जो आयु में जो छूट जो दी गई है उसको हटा दिया जाए। और मेरा मानना तो यह है कि कम से अगर आपको कुछ करना भी है तो अभी आप सबके लिए 32 कर दीजिए, 32 वर्ष, नहीं समझे आप? जनरल हो ओबीसी इनके लिए ऐसा कर दीजिए कि 32 वर्ष कर दीजिए, और सबके लिए जो 6 अटेम्प्ट है वो कर दीजिए। तो आप इसे थोड़े दिन तक चलाइए, यानी कि 2-3-4 साल ऐसा चलाइए, तो जो बच्चे पाइपलाइन में है वो बाहर आ जाएंगे। उसके बाद में फिर 32 से घटा करके जो भी आप 26 करना चाहते हैं या जो भी आप करना चाहते हैं वो तब कीजिए। अटेम्प्ट जो है फिर उनको धीरे धीरे कम कीजिए, जैसे आप हो सकता है कि आप 4 कर दीजिए, है ना, 5 कर दीजिए, लेकिन उससे पहले वो अध्ययन जो मैंने बताया है वो अध्ययन होना चाहिए कि गांव के बच्चे किस अटेम्प्ट में ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं, बस ये वाला। अब बात आता है ये छूट तब दी गई है जब ये माना जाता था, जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आज वही कि जो आईआईएम का जो अध्ययन है वो क्या कहता है, वो कहता है कि आज जो बच्चे शामिल हो रहे हैं उनमें 60% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं कि जो अब अच्छे योग्य हैं। अब देखना, जो पहले गाड़ी या घोड़ा, अब बात वही आती है कि पहले आप अपने अंदर सुधार नहीं करना चाहते, बल्कि क्या करना चाहते हो कि पहले आयोग को स्क्रैप करो। सरकार अपने आप में सुधार नहीं करना चाहती, वही आती है कि जो गाड़ी है उसको घोड़े को आगे जोड़ोगे या उसके पीछे जोड़ोगे, तो सरकार क्या कर रही है, नहीं नहीं घोड़े को इसके पीछे लगाओ, समझे? तो ये उल्टा जो है काम कर रहे हैं। तो एनालॉगी यही है, पहले घोड़ा रहेगा या गाड़ी रहेगी। तो मेरा मानना है पहले सरकार में बदलाव होने चाहिए, फिर धीरे धीरे से ये होना चाहिए, स्क्रैप नहीं होना चाहिए, यूपीएससी खत्म नहीं करना चाहिए। सरकार की दुविधा वही है कि जर्नलिस्ट बनाम विशेषज्ञ। बात वही है कि उन्होंने, याद होगा आपको, सरकार जो थी एक लेटरल एंट्री लेकर के आई थी। लेटरल एंट्री को बाद में एक साथ बिहार के जो नेता है पासवान जी के पुत्र जो है, ठीक है, उनके विरोध के बाद में उसको वापस लिया गया, और उसमें सरकार ने कही थी कि भाई हम लेटरल एंट्री इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास में जो विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट यानी कि एक विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनकी कमी है, और हम चाहते हैं कि उनको जो है सेक्रेटरी रैंक तक जो है डायरेक्ट जो है पीएमओ वगैरह में लिया जाए। क्लियर है मेरी बात? आपको समझ आ रही है ना ये वाली बात? तो पीएमओ में लिया जाए, जो सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी जो है, उन्हें बना करके सीधा लाया जाए। तो जो विदेशों से आ रहे हैं जो लोग हैं, या उनको वहां से लाया जाए और अपना उनका फायदा उठाया जाए। लेकिन बात वही है कि फिर जो व्यक्ति पीछे 15-20 साल से जो नौकरी कर रहा है उसके साथ तो ये बेकार हो जाएगा ना भाई। वो यही तो नौकरी कर रहा था कि भाई मैं किसी दिन क्या बन जाऊंगा, चीफ सेक्रेटरी बन जाऊंगा, सेक्रेटरी बन जाऊंगा, स्टेट में सेक्रेटरी बन जाऊंगा, लेकिन आपने उसको डायरेक्ट ला करके बाहर से बैठा दिया, तो उसके साथ गलत हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे होना चाहिए, मेरा मानना ये है। इतिहास का जो ग्रेजुएट जो मैंने बताया है, और एआई स्पेशलिस्ट जो स्पेशलाइजेशन, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अरे क्या हुआ ये? अब जो सारा जो मकसद है वो ये निकल करके आता है, प्रश्न ये भी उठाया जाता है कि इतिहास का जो ग्रेजुएट है और जो एआई में स्पेशलाइजेशन है, अगर उनको दोनों को ही जो है मजिस्ट्रेट बनाना है, तो फिर मुझे बताइए कि आप स्पेशलाइजेशन का करोगे क्या? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठता है, अगर दोनों को ही मजिस्ट्रेट बनाना है तो फिर स्पेशलाइजेशन का क्या लाभ होने वाला है? अब क्यों? क्योंकि ये लाभ कब होगा? पहले आप अंदर से बदलाव कीजिए, आप सरकार में बदलाव कीजिए, और वहां ये देखिए आपको उस तरीका के जो विभाग हैं वो बनाने पड़ेंगे कि जहां पर स्पेशलिस्ट लोगों की आवश्यकता हो। मैं इस बात समझ में आ गई ना आपको? भाई हमारे पास में वो विभाग ही नहीं है जहां पर स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता है, या सरकार ने अभी ये कोई रिवील तो किया नहीं कि भाई हमारे पास ये कार्य हैं, इनके लिए स्पेशलिस्ट लोग चाहिए, तो हमें जो ये इतिहास वाले बच्चे हैं ये नहीं चाहिए, हमें तो एआई वाले चाहिए। नहीं समझे मेरी बात? तो आपको पहले बताना पड़ेगा, आपकी जरूरत बतानी पड़ेगी, और जरूरत के बाद में ही आप जो है इस तरह के कदम उठा सकते हैं।
सरकार में सुधार, जो मैंने आपको बताया, सरकार में विशेषज्ञ की भूमिका क्या होगी, उसकी जिम्मेवारी क्या होगी, ये सारी बातें स्पष्ट करनी होंगी। भर्ती की जो आवश्यकताएं वो बदलनी होंगी। जो नई भूमिका है उसके लिए हमें नए कौशल और उनकी जो स्किल होंगी उनको परिभाषित करना पड़ेगा, ताकि आने वाले जो एस्पायरेंट है वो उसके हिसाब से तैयार रह सके। और यूपीएससी में जो सुधार है, इन विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परीक्षा और साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है उसको भी आधुनिक बनाने की आवश्यकता होगी। तो क्या हम उसके लिए, हमारे पास लोग हैं कि जो इस तरीका के जो विशेषज्ञ हैं उनका जो इंटरव्यू ले सकें, ये भी एक बड़ी बात है। तो देखता है, संस्था का समाप्त न करें, 21वीं सदी के लिए इसे विकसित करें। मेरा मानना यही है, जो मेरा निष्कर्ष है, कि एक संस्था को समाप्त करने से बेहतर है कि समय के साथ उसको जो है डेवलप किया जाए। अब फाइनल में तो यही है कि यूपीएससी एक महत्वपूर्ण आवश्यक संस्थान है, इसे खत्म करना प्रगतिगामी नहीं होगा बल्कि विनाशकारी कदम होने वाला है। असली चुनौती जो है इसके विकास और आधुनिकीकरण में है। इसे खत्म करके जो है युवाओं की जो ऊर्जा है उसको अगर आपको सही दिशा देनी है, तो मैंने आपको जो बताया है, एक तो वो कार्य कर सकते हैं कि भाई इस तरीका के जो काउंसिल्स होनी चाहिए, उस तरीका की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चे को पहला पता चल जाए। और दूसरा तो यही है कि बच्चों के लिए जो दूसरी जो रोजगार के अवसर है वो सरकार क्रिएट करे, उसके बाद इस तरीका के कदम उठाए। और तीसरा कि जो सरकार है उसके पास ये डेटा होना चाहिए कि गांव से जो आने वाले बच्चे हैं वो किस अटेम्प्ट में ज्यादा सक्सेस हो पा रहे हैं, तो उस अटेम्प्ट तक निश्चित किया जाए। ये 3-4 बातें हैं और मेरा मानना खत्म करना कोई उपाय नहीं है, बल्कि इसके अंदर बदलाव की आवश्यकता है। इसको आधुनिकीकरण इसका किया जाए और जो इंटरव्यू में बैठने वाले जो लोग हैं उनको भी उसी तरीका से ट्रेंड किया जाए ताकि वो इनका मूल्यांकन आसानी से कर पाए। और यही थे मेरे 4-5 क्वेश्चन। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में जो सरकार सोच रही है क्या वो सही है या फिर इसमें बदलाव की जरूरत है? तो आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।